हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सॉरी बडी, आज का जो करंट अफेयर है मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आई होप सो कि आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे और कोई भी करंट अफेयर हो, कोई भी कंटेंट हो, एग्ज़ाम तक आपको कंटेंट को लेकर जाना होता है और ये बेनिफिशियल तभी हो पाएगा जब इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ और इसको 1 से 2 बार पढ़ो और जो उसमें टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उसको मैक्सिमम टाइम माइंड करो ताकि एग्ज़ाम तक आप कंटेंट को सर्वाइव कर सको। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस है और एक एक कंटेंट को यहाँ पे बिल्कुल ओपन करके एनालिसिस किया जाता है। तो आई होप सो कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी है, अदरवाइज जो लोग देखते हैं उनको ये बात पता है कि चैनल पे डिस्कशंस कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस देश ने वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की है? ठीक है, सो राइट आंसर है आयरलैंड। पहले आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए जो आयरलैंड है ना, ये उत्तरी पश्चिम में एक द्वीप है। ठीक है, और यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है यह। मुख्य व्यापार की बात करें तो कपड़े की छपाई, दवा, मछली पालन इनका मुख्य व्यापार है। बोले तो फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों से संबंधित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिंगिस। ओके, सो ये हमने एक ओवरव्यू शॉर्ट में आयरलैंड के बारे में जानना चाहा है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा किया गया है। सो किसने किया है? तो आयरलैंड ने। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो आयरलैंड ने हाल ही में उन लोगों के लिए वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की है जिसके पास पश्चिमी तट पर अपने 20 द्वीपों में से एक में परित्यक्त घर है और उन लोगों को अधिकतम 92,000 अमेरिकी डॉलर की पेशकश करता है जो खाली और परित्यक्त घरों का विकास और नवीकरण करना चाहते हैं और पश्चिमी तट पर इसके 20 द्वीपों में से एक में रहते हैं। ये योजना द्वीपवासियों के लिए 10 वर्षीय रणनीति का हिस्सा है। तो आई होप आप समझ गए। ये नाम याद रखना कि वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम। ठीक है, तो आयरलैंड ने यह पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? ठीक है, ये काफ़ी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे और क्या है यह। सो राइट आंसर है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की अगर हम अवस्थिति देखें मैप के थ्रू तो देखिए ये है हमारा वियतनाम। ठीक है, इसके ऊपर की अगर बात करें तो यह चाइना से पूरा ऊपर से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो और ईस्ट में पैसिफिक ओशन, वेस्ट में बे ऑफ बंगाल और ये जो वियतनाम है। ठीक है, आप इसकी अवस्थिति देखिए। सो इसको इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने कॉर्वेट INS कृपाण को उपहार स्वरूप इनको दिया है। ठीक है, अब देखिए जो INS कृपाण है उसका देने का उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है, जो भारत का विदेश नीति के थ्रू चाइना को डिफेंड करना है। ठीक है, सो चाइना को डिफेंड करने के लिए एक प्रकार से पॉलिसी के भी रूप में देखा जा रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भी रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, और इस उपहार के लेन देन से जो चाइना है वो काफ़ी आक्रोश जताया है। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये जो सामरिक शक्ति दी गई है वियतनाम को, अभी वियतनाम के पास ऐसी सामरिक शक्ति नहीं थी, अब उसके पास भी ये सामरिक शक्ति हो चुकी है जिसको पाकर चाइना ये जो लेन देन का प्रक्रिया हुआ है, उपहार के लेन देन की जो प्रक्रिया हुई है, इसे वो काफ़ी उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिखाया है। ठीक है, सो ये हमने मैप के थ्रू अवस्थिति देख लिया। अगर हम बात करें वियतनाम का तो इसका जो कैपिटल है वो हनोई है। ठीक है, हनोई इसका कैपिटल है। मुद्रा यहाँ की डोंग है। ठीक है, और अगर ये महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में अवस्थिति है और पूर्वी इंडो चाइना प्रायद्वीप में स्थित है यह, और 40% भूभाग में पर्वत है, 42% उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर हैं। ठीक है, उद्देश्य की बात किया मैंने कि ये चाइना को डिफेंड करने की पॉलिसीज़ के थ्रू इस
INS किरपाण के उपहार को देखा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस पे। सो भारत ने हाल ही में वियतनाम को स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कार्बेट INS किरपाण उपहार दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गैंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ यह घोषणा किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप को भी आप देख लेना, जो भी आपका पॉइंट होगा वीक उसको थोड़ा सा देख लेना और एग्ज़ाम के ट्रेंड को लेकर चलना। कभी सी पूछ लेते हैं, कभी वो तटवर्ती क्षेत्रों को पूछ लेते हैं, कभी जो सीमा साझा करती है कंट्री जगह उसको पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप माइंड रख चलना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को चित्रित करने वाली मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग किस राज्य में पाई गई है? सो आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है वह दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्र के हिस्से के रूप में और 5वां जनसंख्या के रूप में। सबसे बड़ा जो शहर है यहाँ का विशाखापट्टनम है। कैपिटल यहाँ की अमरावती है। ठीक है, और यहाँ के जो CM हैं आंध्र प्रदेश के वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं S अब्दुल नज़ीर हैं। इस राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक जो कंटेंट है मेसोलिथिक। तो देखिए मेसोलिथिक काल को ना मध्य पाषाण काल कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, इसका जो समय काल था वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है मेसोलिथिक एज का। ठीक है, पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार के लिए यह काल जाना जाता है। ठीक है, और पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य का समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं। मुख्य रूप से लोग यहाँ के पशुपालन करते थे, साथ ही मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना, इन सब चीज़ों में वो लिप्त होते थे, इसी के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सो आंध्र प्रदेश के गुंटूर, याद रखना गुंटूर में ओरवा कल्लू गांव में एक मेसोलिथिक काल की एक रॉक पेंटिंग मिली है जिसमें एक व्यक्ति को जमीन के टुकड़े को जोतते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस क्वेश्चंस के एक एक एंगल को जान गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ट्राई ने हाल ही में किस इकाई को आवश्यक सेवा का दर्जा देने की सिफारिश की है? सो राइट आंसर है जलमग्न केबल। पहले हम ट्राई के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका देखिए फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार के नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसको अगर स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1997 यानी 97 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने जलमग्न केबल और केबल लैंडिंग स्टेशन, याद रखना इसको CLS भी कहते हैं, को बढ़ावा देने, सुरक्षा और प्राथमिकता देने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 में एक खंड जोड़ने की सिफारिश की है क्योंकि यह महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि जो केबल लैंडिंग स्टेशन हैं और साथ में जलमग्न केबलों के संचालन और रखरखाव को आवश्यक सेवाओं के दर्जे दिया जाना चाहिए। तो याद रखना जलमग्न केबल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी पे। किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है? ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। सो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो RBI के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए जो RBI की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, किस समिति के अनुशंसा पे इसका निर्माण किया गया था? यंगन हेल्थ कमेटी के अनुशंसा पे इसका प्रावधान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के उपस्थिति में, यानी ब्रिटिश शासन भारत में था। ठीक है, और आज के समय में अगर हम गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं जो कि RBI के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, कार्य की बात करें कि RBI क्या काम करता है तो नोट बैंक के निर्गमन को विनियमित करता है। रिजर्व बैंक
और रिजर्व बनाए रखना, ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाई रखी जा सके और देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन करना, देश को लाभ पहुंचाना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय लेन देन और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री कार्ययोजना तैयार की है। इसमें मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने और साइबर सुरक्षा डिज़ाइन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अपनाने के लिए तकनीकी कंपनी गूगल और एप्पल के साथ बातचीत शामिल है। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा छोटा कंटेंट है, एआई और एमएल, इसको जान लेते हैं। देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एक ऐसा मशीन सिस्टम है जिसमें सोचने समझने का जो शक्ति है इंसानों जैसी होती है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग एक प्रकार का एआई ही होता है जो कि सिस्टम को ऐसी दक्षता प्रदान करता है जिसके सहारे मशीन खुद बिना किसी को सहायता से सब कुछ सीख सकता है। जैसे एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की आदतों को देख करके ऑब्जर्व कर लेता है, तो बस इतना जान लीजिए कि बस मशीन लर्निंग भी उसी हिसाब से काम करता है। एवरीबॉडी, आज का एनालिसिस कैसा लगा, इसमें क्या कमी था, क्या और सुधार किया जाए, प्लीज़ आप बताना। अदरवाइज़ इसका छोटा सा आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और आई होप सो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर और काफ़ी रिलेवेंट साबित हो। ऐसे ही सेगमेंट फिर आगे नेक्स्ट लाते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।